हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स करने के लिए जा रहे हैं। रियल नंबर्स को आज समझेंगे जो क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम लोग इस चैनल पे रियल नंबर्स जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है, इसे हम लोग समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके बारीकियों के बारे में जानेंगे और जितने भी तरीके के की पॉइंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं उन सब को समझेंगे। और साथ में अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रियल नंबर से रिलेटेड, उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको रियल नंबर्स कहते हैं। मतलब हम लोग सीधे तौर पे क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। कि रियल नंबर्स वैसे चीज़ हैं, वैसे नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर हम क्या बोल सकते हैं रियल नंबर्स को, कि दोज नंबर्स which can be represented on a number line, which can be represented on a number line are called real numbers। उसी को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। वैसे सभी संख्याएं, वैसे सभी नंबर्स, वैसे सब नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब के सब नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है। हम रियल नंबर में किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रियल नंबर पे कोई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर लाइन पर हम जो है इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर लाइन पर हम जो है जो रेशनल नंबर्स हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी नंबर्स को, ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सभी के सभी जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। एक फ्रैक्शन को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। तो रियल नंबर से रिलेटेड जो सबसे पहला की फैक्ट है ये दिया गया था यूक्लिड के द्वारा। यूक्लिड एक जाने माने जो है मैथमेटिशियन माने जाते हैं, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे उस समय के समय पे। और उन्होंने जो सबसे पहला अपना एक थ्योरम दिया, उस थ्योरम को हम लोग लेमा कहते हैं। यूक्लिड के डिवीज़न लेमा में आने से पहले हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आखिर डिवीज़न जो लेमा है वो क्या है। तो डिवीजन लेमा हमें कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटेजर a एंड b, कि यदि हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटेजर a और b दिया गया है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटेजर्स q एंड r, तब वहाँ पर एक यूनिक इंटेजर q और r इस तरीके से होगा कि वो इस इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता होगा। तो यहाँ पर जो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पर हम लोग जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस जगह पर ये जो a है, यहाँ पर जो a होगा, इस a को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो b है ये हमारे लिए है डिवाइजर, जो q है ये हमारे लिए है कोसेंट, और ये जो r है ये हम लोगों के लिए है रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर का, ये जो रिमाइंडर हम लोगों के पास है, इस रिमाइंडर का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है। देखिए, जब कभी हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि हमको कहा जा रहा है 3 को 2 से डिवाइड करें, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यदि हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 एंड डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा क्या होता है, इस डिविजर से, जो हम लोगों का डिविजर है, इस डिविजर से हमेशा छोटा होता है।
ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, कभी कभी 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। तो ये जो रिमाइंडर के बारे में हम लोग की टर्म है उसको लिख रहे हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, जहाँ पे b को डिवीजर कर रहे हैं। और ये जो रिमाइंडर होगा ये 0 से हमेशा बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन b, कि जो रिमाइंडर होगा वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। b यानी कि डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। b यानी कि डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा है ये हम लोगों को कहता है कि एक यदि इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर हमको इस तरीके से a और b दिया गया है तो उसके बीच में कोई एक यूनिक इंटेजर r इस तरीके से होगा कि वो इस इक्वेशन को दैट इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा, वेयर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में a डिविडेंड को इंडिकेट करेगा, b डिवाइजर को, q कॉसेंट को, r जो है रिमाइंडर को। अब जब हम लोग डिवीजर, कॉसेंट, रिमाइंडर का यहाँ पर यूज कर लिए तो यूक्लिड ने दो तरह की चीज़ों को बताया था। एक जो चीज़ था उसे हम लोग लेमा का नाम दिए और एक जो चीज़ था उसे उन्होंने एल्गोरिदम का नाम दिया। तो एल्गोरिदम क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, कि एक एल्गोरिदम जो होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है, मतलब अलग अलग तरीके के स्टेप बाय स्टेप किए जाने वाला एक प्रोसेस है। स्टेप वाइज प्रोसेस कहलाता है, एल्गोरिदम को हम स्टेप वाइज प्रोसेस कहते हैं, विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर, जो हम लोगों को एक तरीका देता है। क्या तरीका देता है? फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो हम वहाँ पर एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिदम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वैसे जगहों पर जहाँ पर हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, जैसे कि हमें एलसीएम निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो जितने भी ये सभी चीज़ें हैं ये सभी के सभी में हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पूछा गया कि 2 टाइम्स 8 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, तो आप या तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 2 को 8 टाइम्स ऐड कीजिए। बोथ द स्टेप्स, जो दोनों हम लोगों के यहाँ पे स्टेप्स हैं, जो दोनों के दोनों हम लोगों के यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं, ये एक तरीके का प्रोसीड्यूर है, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम एक तरीके का ऐसा सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेमा में, क्योंकि यूक्लिड ने ज़्यादातर जोर जो है लेमा पे दिया था। लेमा क्या होता है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, कि एक लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है, एक ऐसा प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। जब एक स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को लेकर तो हम उस पर्टिकुलर चीज को हम लेमा कहते हैं। तो लेमा क्या है? पहले से एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव किया जा चुका है और उसकी मदद से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। जैसे कि आगे जब हम लोगों को कोई स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा तो हम वहाँ पे लेमा का यूज़ करेंगे, और यदि हम लोगों को वहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। तो एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को सॉल्व करने के लिए, और लेमा का यूज़ करेंगे हम लोग किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोगों को जो डिवीजन एल्गोरिदम है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में जानना है। तो यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम में कहा जाता है कि ये चूंकि हम लोग समझ चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम एक ऐसा स्टेप है जिसकी मदद से हम किसी एक पर्टिकुलर
प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोगों को अभी अभी समझ में आया, अभी एल्गोरिदम और लेमा के बीच डिस्टिंक्शन किए थे ना, उसमें हम लोग अभी जो है देखें कि एल्गोरिदम एक तरीके का ऐसा सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है जिसकी मदद से हम किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है तो हम स्टेप वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है उसे लगाना पड़ता है। जैसे कि यदि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है तो उसे हम लोग लगाएंगे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यदि हमारे पास c और d कोई दो हम लोगों के पास कोई नंबर दिए हुए हैं तो इस तरीके से कि c इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर होगा, तो c इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर भी वही यूक्लिड के डिवीजन लेमा को ही इंडिकेट कर रहा है, जहां पे r जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिविजर से छोटा होगा और जीरोस के बड़ा, जीरो से बराबर होगा। उसके बाद जब हम लोग उसके डिवीजन लेमा को लगाएंगे, डिवीजन लेमा को लगाने के बाद यदि हमें कभी आगे चलकर है ना, आगे चलकर यदि हमें मान लेते हैं कि जब हम स्टेप वाइज रिएक्शन कर रहे हैं, स्टेप वाइज जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, तब ऐसे केसेस में यदि कभी भी रिमाइंडर जो है जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो जिस डिविजर से रिमाइंडर जीरो आया वही जो होगा उस डिविडेंड के लिए HCF कहलाएगा। और यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम इस प्रोसेस को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। ये जो प्रोसेस है ये उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में हम लोग जो है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग जो है HCF को निकालते हैं। तो ये उसी तरीके से मेथड जो है ये चलता रहता है, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड की तरह ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। हम यूक्लिड के डिवीजन लेमा को तब तक लगाते रहते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जिस डिविजर से रिमाइंडर जीरो आ गया वही हमारे लिए HCF कहलाएगा। अब चलिए हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं।